स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जुनवू डंजन से बाहर आ जाता है। अब तक वो एलिक्सर ऑफ लाइफ के 2 एलिमेंट्स को हासिल कर चुका होता है। अब उसको एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए सिर्फ आखिरी मटेरियल चाहिए, जो कि है डीमन किंग का प्योरीफाइड ब्लड। तो जुनवू अपने मन में सोचने लगता है कि मैं डीमन कासल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेवल अप कर चुका हूँ और मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन ये सिर्फ मुझे पता है। बाहर की दुनिया के लिए मैं अभी भी एक ई रैंक हंटर हूँ, तो वो लोग मुझे हाई लेवल की रेड पे जाने नहीं देंगे। तो अब मैं दुनिया से अपनी ताकत छुपा नहीं सकता। अब मुझे अपनी रैंक को रीवेरीफाई कराना होगा। और वो अपनी रैंक को रीवेरीफाई कराने के लिए हंटर एसोसिएशन जाता है अगले दिन, जहाँ पे बहुत सारे हंटर आए हुए होते हैं अपनी रैंक को वेरीफाई कराने के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे गिल्ड के मेंबर भी आए हुए होते हैं नए नए हंटर्स को रिक्रूट करने के लिए। अभी हम लोग वहाँ पे एक वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर भी होता है, जो संग जिन्हू को देखती है अपने गिल्ड मास्टर हंटर यूनहू को कॉल कर देता है। और यूनहू ये बात सुनती वहाँ पे आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे जो नए हंटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। एक हंटर बोलता है कि मेरी जो रैंक होगी वो डिसाइड करेगी कि मैं कितने पैसे कमाऊंगा, मैं अपने घर वालों को पाल भी पाऊंगा या फिर नहीं। तभी दूसरा हंटर उसको समझाता है कि जब तक तुम्हारी रैंक डी से ऊपर आती है या फिर डी आती है तब तक तुम अपने घर वालों को पाल पाओगे, चिंता मत करो। और हम लोग देखते हैं संग जिन्हू को बुलाया जाता है उसकी रैंक वेरीफाई कराने के लिए। तो उसको बोला जाता है माना क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए। जैसे ही वो माना क्रिस्टल पर हाथ रखता है वैसे ही मशीन एरर दिखाने लगती है। तो वो जो एम्प्लॉय होती है वो अपने सीनियर को बुलाते हैं कि सीनियर चेक करो, ये मशीन जो वो एरर दिखा रही है, शायद इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। तो सीनियर जब चेक करता है तो वो समझ जाता है कि इस बंदे की जो मैजिक पावर है वो मशीन की लिमिट को एक्सीड करती है, यानी कि उसकी मैजिक पावर बहुत ज़्यादा है। तो वो एम्प्लॉय बोलते हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी कंट्री का 10th यानी कि 10वां एस रैंक हंटर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर जोंगिन जो होता है वो हंटर एसोसिएशन के चीफ वू से बात कर रहा होता है उन आंट्स के बारे में जिनकी लाश उनको समुद्र के अंदर मिली थी। तो चीफ वू बोलता है हम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, हम लोग थोड़े बिजी हैं। तो जोंगिन बोलता हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैंने रेड गेट इंसिडेंट के बारे में सुना था। मैंने सुना था कि वाइट टाइगर गिल्ड ने अपने हंटर्स के साथ में एक नॉन रजिस्टर्ड हंटर को भी वहाँ पे जाने दिया जो कि इनकी गिल्ड का मेंबर नहीं था। मैंने ये भी सुना कि उसने अकेले नहीं उस रेड गेट को पास कर दिया। तुम बता सकते हो वो कौन था? चीफ वू बोलता है कि उस दिन मैं वहाँ पे था जरूर, लेकिन मैं जल्दी आ गया था तो मैंने देखा नहीं कि रेड गेट को क्लियर किसने किया था। तभी जोंगिन बोलता है कि मुझे हंटर एसोसिएशन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा है। चीफ वू आपको क्या लगता है अंदर क्या हो रहा होगा? तो चीफ वू बोलता है जो लोग अपनी पावर को मेजर कराने आए होंगे वो लोग आपस में लड़ लिए होंगे, मैं जाकर देख कर आता हूँ, आप यहीं पे वेट कीजिए। तो जोंगिन बोलता है नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मुझे अंदर जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं जब लोगों को ये पता चलता है कि एक ऐसा हंटर है जिसकी पावर को मशीन मेजर ही नहीं कर पाई है तो वो लोग हड़बड़ी मचाने लग जाते हैं। और हंटर एसोसिएशन वाले संग जिन्हो को बोलते हैं कि प्लीज़ आप 3 दिन बाद आइएगा, हमारी जो ऑर्डिनरी मशीन है वो आपकी पावर को मेजर नहीं कर पा रही है, 3 दिन बाद ही हम लोग आपको लाइसेंस दे पाएंगे अपने हंटर का। तो हम लोग देखते हैं वाइट टाइगर गिल्ड का जो एम्प्लॉय होता है वो इंतजार कर रहा होता है कि कब वो संग जिन्हो से बात कर पाए और वो कब वो उसको रिक्रूट कर पाए। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे हंटर गिल्ड मास्टर जोंगिन आ जाता है और सारे लोगों में हड़बड़ी मच जाती है कि जोंगिन किसको रिक्रूट करने के लिए आए। और संग जिन्हो उसको देखते ही पहचान जाता है कि यही है जोंगिन द अल्टीमेट हंटर। तो हम लोग देखते हैं जोंगिन भी संग जिन्हो की ऑरा को देखते ही पहचान जाता है कि शायद इसी बंदे की वजह से यहाँ पे हड़बड़ी मची हुई है। और वो संग जिन्हो को बोलता है कि दरअसल मैं हंटर गिल्ड मास्टर हूँ, मेरा नाम है जोंगिन, अगर अब तक आपने कोई गिल्ड नहीं सोची तो प्लीज़ हमारी गिल्ड में आइए। तो हम लोग देखते हैं संग जिन्हो उसको इग्नोर मार के वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जोंगिन को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो बोलता है कि ये क्या हुआ। तो हम लोग देखते हैं सारे लोग काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं शौक कि जोंगिन को कौन रिजेक्ट करके चला गया। तो जोंगिन चीफ वू से बोलता है शायद मैं उसको अपने आप को ढंग से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया हूँ। तो हम लोग देखते हैं चीफ वू सोचने लगता है अच्छा तो हंटर संग जिन्हो सच में एक एस रैंक हंटर थे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे यूनहो भी आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा भागते हुए आता है, तो वो थका हुआ होता है और वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है क्या हुआ, संग जिन्हो कहाँ गया। तो उसका एम्प्लॉय बताता है कि दरअसल अभी अभी हंटर संग जिन्हो यहाँ से निकल गया, मैं उनसे बात करना चाहता था लेकिन वो किसी के बिना नहीं रुके। तभी जोंगिन समझ जाता है कि अच्छा तो यही वो बंदा था जिसने तुम्हें रेड गेट क्लियर करवाया था। तो हम लोग देखते हैं यूनहो भी देख लेता है यहाँ पे जोंगिन भी, और वो सोचने लगता है कहीं यूनहो को ये तो नहीं पता चल गया कि संग जिन्हो भी एक ऐसा रैंक हंटर। उसके बाद जिन वो अपनी मॉम से मिलने आता है और उनको बोलता है कि मॉम थोड़े टाइम बाद मैं आपको ठीक कर दूंगा। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि चीफ वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उससे बोलते हैं कि सर्विलेंस डिवीजन का काम होता है हंटर्स पे कंट्रोल रखना, लेकिन जब बात एस रैंक हंटर्स की आती है तो हम काफ़ी ज़्यादा पावरलेस हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे साथ एक बंदा आया जो तुमसे मिलना चाहता है हंटर संग। तो जैसे ही जिन वो पीछे मुड़ता है वो देखता है वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट खुद हंटर गोगन ही होते हैं। तो हम लोग देखते हैं गोगन ही सबसे पहले उसको बोलते हैं कि तुम्हें सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा क्योंकि तुम एस रैंक हंटर बन गए हो। तो जिन्हों बोलता है कि अभी तक तो मैं बना ही नहीं। तो हंटर गोगन ही उसको बताते हैं लेकिन तुम बन चुके हो, ये जो 3 दिन का तुम्हें टाइम दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि किसी गिल्ड को पता ना चले और हंटर एसोसिएशन तुम्हें पहले अप्रोच कर सके, क्योंकि हंटर एसोसिएशन के पास टैलेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। हंटर एसोसिएशन के पास पावर तो बहुत ज़्यादा और काम भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पास अच्छे टैलेंटेड हंटर्स नहीं है, क्योंकि सारे हंटर्स जो होते हैं वो लार्ज गिल्ड्स के पास चले जाते हैं क्योंकि वो उनको अच्छी इनकम देती हैं और अच्छी सारी सुविधाएं देती हैं। हमारे पास जो टॉप एक्सपर्ट है वो है चीफ वू, लेकिन वो सिर्फ ए रैंक हंटर है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो।
तुम्हें लगता होगा कि कंट्रीज़ को गवर्नमेंट रन करती है, लेकिन आज की दुनिया में ये सर्च नहीं है। आज की दुनिया में कंट्रीज़ को रन करते हैं हंटर्स, क्योंकि वो मैजिक बीस्ट से लोगों को बचाते हैं। और इन हंटर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करती है वो है गिल्ड। हमारी कंट्री के अंदर 5 टॉप गिल्ड्स हैं जो 5 मेजर पावर होल्ड करती हैं। अभी इन 5 मेजर गिल्ड्स के बीच में बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि इनके पास जो हंटर्स हैं वो बटे हुए हैं, इन्होंने बैलेंस बना लिया है। लेकिन अगर अब तुम किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो बैलेंस जो फिर से बिगड़ जाएगा और फिर से इनको बैलेंस बनाने में टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो और हम लोग पावर का छठा पिलर बन जाए हमारी कंट्री के लिए। तो जिन्हों अपने मन में सोचने लगता है, वैसे इनका प्रपोजल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हंटर गो गन ही की काफ़ी ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो कंट्री के पहले एस रैंक हंटर है। अगर मैं इनके साथ ज्वाइन हो जाऊँ तो मेरी भी अच्छी चलने लगेगी। लेकिन अगर मैं लेवल अप करता भी जाऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके लेवल तक जल्दी पहुँच पाऊँगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी संग जिनू उनको मना कर देता है और बोलता है कि लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो डंजन के अंदर मुझे मिलेगा। मैं डंजन के अंदर बिलोंग करता हूँ, मैं फाइट करना चाहता हूँ। तो गो वनी का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, मैंने लास्ट टाइम ये कब फील किया था। मैं अगर थोड़ा सा जवान होता तो मैं इस नौजवान के साथ फाइट करना चाहता बीस्ट से। फिर हम लोग देते हैं संग जिनू बोलता है कि मेरी बहन घर पे अकेली है तो मैं लेट नहीं करना चाहता, मुझे जाना होगा। और हम लोग देखते हैं संग जिनू चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि हंटर हुआंग डोगसू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि वो जिन्वू के फादर से पिटा हुआ होता है। तभी वहाँ के जो हंटर ब्यूरो के एक्सपर्ट होते हैं वो उसके पास आते हैं, बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है वो सच में मैजिक बीस्ट था। तो डोंगसू बोलता है कि आपको क्या लगता है मैं किसी इंसान से पिट सकता हूँ, वो सच में मैजिक बीस्ट था। तो वो हंटर ब्यूरो का जो एक्सपर्ट होता है वो बोलता है हम लोग उसको अभी भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। और हम लोग डोंगसू को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। और संग जिनवू के बाप ने उसको जाते हुए बोला था कि तुम्हारे लिए भलाई यही होगी कि तुम हमारी कंट्री के अंदर दोबारा पैर ना रखो। ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेटे से अगर लड़ोगे तो तुम्हें मौत के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हंग डोंगसू जो होता है वो सोच रहा होता है काश मुझे एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिल जाए जिससे मैं उस बंदे की हड्डी बस ले कर सकूँ। हम लोगों को बताया जाता है कि आर्टिफैक्ट जो होता है वो एक इक्विपमेंट होता है जो कि हाई लेवल होता है, उसको क्राफ्टमैन बनाते हैं और आजकल जो है वो ऑनलाइन बिकता रहता है। तो हम लोग देखते हैं जिन्हों भी ऐसा ही कोई आर्टिफैक्ट ढूंढ रहा होता है जो कि वो उसको डीमन कासल में हेल्प कर सके, लेकिन उसको स्टोर के ऊपर कोई भी नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जो भी आर्टिफैक्ट स्टोर के ऊपर होते हैं वो लगभग यूज़र की जो पावर होती है उसको 20 से 30% बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पास जो ऑलरेडी स्पीयर ऑफ अवेरिस है वो उसकी पावर को 2 गुना कर सकता है, लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि वो मेज टाइप हंटर के काम का है। तो जिन्हों सोचता है कि अगर मैं इसको बेच दूँ तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा प्राइस मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं है जो 2 गुना बढ़ा सके। लेकिन अगर वो लोग मुझसे पूछेंगे कि ये मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा पावरफुल हथियार आया कैसे, तो मैं उनको बता भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक रिकॉर्ड हो कि मैं एक ए रैंक के गेट के अंदर गया हूँ तो मैं शायद बता पाऊँ, लेकिन मैं ए रैंक के गेट के अंदर जा भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई मिशन ही नहीं होता जो ई रैंक वालों को देखता है कि उसके पास एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन आई होती है, एक बड़ी गिल्ड जो होती है वो हायर कर रही होती है ई रैंक वालों को भी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर गोगन ही संग जिनू के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, और जब उसकी रिपोर्ट पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि जिनवू बार बार हॉस्पिटलाइज होता रहता था। तो गोगन ही बोलता है कि उसको फिर बार बार हंटर बनने की जरूरत क्या थी। तो चीफ वो बोलता है कि दरअसल वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल के बल भरना चाहता था, अपनी बहन को पढ़ाना चाहता था, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा था। और जहाँ तक कि मुझे पता है उसने शायद हंटर गिल्ड का एक रेड मिशन ज्वाइन किया फिलहाल ही। तो गोगन ही बोलता है आखिरकार वो पैसों के लालच के नीचे दबी गया, वो मुझे लगा था सच्चा हंटर है। तभी गोगन ही से चीफ वो बोलता है कि नहीं नहीं, उसने दरअसल माइनिंग टीम ज्वाइन किया ना कि सॉइल टीम। तो गोगन ही बोलता है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिन्हों ने सच में उनकी माइनिंग टीम ज्वाइन की होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक ई रैंक हंटर है, उसको असॉल्ट टीम नहीं मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो जिन्हों से बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे यहाँ पे बहुत सारे ई रैंक। के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब भी किसी हाई रैंक के गेट के अंदर रेड की जाती है सबसे पहले असॉल्ट टीम अंदर जाती है, जो कि बॉस के अलावा सारे मैजिक बिस्ट को मार देती है। उसके बाद वहाँ पे जाती है माइनिंग टीम जो कि माना क्रिस्टल्स को माइन करती है, और सबसे लास्ट में जाती है रिकवरी टीम जो कि मरे हुए मैजिक बिस्ट की लाश लेकर आती है। तो हम लोग देखते हैं ये वाली रेड ए रैंक के डंजन के अंदर होती है। तो यहाँ पे हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर जोंगिन खुद अंदर जाता है, और हम लोग उनकी मदद करने के लिए जाती है वाइल्ड गिस्ट मास्टर हंटर चा, जिनकी नाक थोड़ी सेंसिटिव होती है तो वो हमेशा नाक के ऊपर रुमाल रखती है। और हम लोग ये दोनों एस रैंक के हंटर होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये बॉस के अलावा सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। और हम लोग देखते हैं इनके बाद जाती है माइनिंग टीम अंदर। तभी हम लोग देखते हैं संग जिन्वो जो होता है वो हंटर चा की ऑरा को महसूस कर पा रहा होता है कि उसकी ऑरा कितनी ज़्यादा ग्रेट है। और हम लोग देखते हैं कि हंटर चा भी संग जिन्वो की ऑरा को महसूस कर लेते हैं। जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो संग जिन्वो अपनी स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हंटर चा सोचती है कि अभी मुझे थोड़ी देर के लगा यहाँ पे चेयरमैन गो खड़े हंटर एसोसिएशन के, लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं संग जिन्वो माइनिंग टीम के साथ अंदर चला जाता है माइनिंग करने के लिए। तभी उसको अंदर से मैजिक पावर महसूस हो रही होती है, समझ जाता है वो कि ये ए रैंक के डंजन बॉस की मैजिक पावर है, और वो मैजिक पावर इतनी ज़्यादा ग्रेट होती है संग जिन्वो को पता चल जाता है कि अब तक मैं डीमन कासल में जिनसे लड़ा हूँ ये उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर संग जिन्वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब टाइम आ चुका है जब मैं ये देखूँ ए रैंक का बॉस कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं माइनिंग टीम का एक बंदा संग जिन्वो से टकरा जाता है, और वो बोलता है ओए तुझसे देख के डरा नहीं जाता। तो संग जिन्वो उसकी तरफ घूरता है और वो बंदा बोलता है ठीक है मेरी गलती थी, मैं ढंग से देख के चला जाता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं संग जिन्वो के जाने के बाद वो उसके पीछे से सोचता है क्या ये बंदा सच में ई रैंक का हंटर है, मैंने सुना था ये ई रैंक का, लेकिन मुझे लगता है ये फॉल्स रैंकर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संग जिन्वो माइनिंग करने लगता है, और वो इतनी ज़्यादा अच्छी माइनिंग करता है सारे लोग उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और टीम लीडर संग जिन्वो को बोलते हैं संग जिन्वो हमारा 1 घंटे का ब्रेक है लंच करने का, तुम लंच नहीं करोगे। तो संग जिन्वो बोलता है नहीं नहीं मैं काम करना चाहता हूँ। तो लीडर बोलता है ठीक है फिर ज़्यादा डीपली मत जाना अंदर, वरना तुम अपने आप को जोखिम में डाल दोगे। तो हम लोग इतने जैसे लीडर वहाँ से जाता है संग जिन्वो भागते हुए अंदर जाने लगता है और बोलता है 1 घंटे का टाइम है मेरे पास,
बस तब तक मैं बॉस को हरा दूँगा। फिर हम लोग देखते हैं वो अपना खंजर निकालता है, यानी कि डैगर निकालता है और बोलता है कि अगर मैं इसको हरा दूँगा तो हंटर गिल्ड वालों को शायद नुकसान हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से हंटर चा आती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो संग जिन चौंक जाते हैं ये मेरे पीछे से कैसे? और हंटर चा बोलते हैं मैं आखिरी बार पूछूँगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।